So very good morning. We are continuing our discussion on wave optics. वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर पे हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स, और इसमें हमने कल डॉपलर्स इफेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से डॉपलर इफेक्ट को हम समझ सकते हैं। तो आइए आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम एंड समझेंगे डॉपलर्स इफेक्ट को। So let us start. तो हमने जो अब तक देखा था बेटे, तो हमने देखा था किस तरह से आप यू कैन यूज द डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट जो है, सो इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये देखा जाता है और इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो आपको याद होगा कि कल हमने इसको देखा था कि किस तरह से डॉपलर्स इफेक्ट जस्ट अ मिनट। ये देखिए, तो इसको मैंने कल आपको समझाया था बेटे कि किस तरह योर एनी सोर्स, जो सोर्स आप कंसिडर कर रहे हो लाइट का सोर्स, कौन सा सोर्स? लाइट के सोर्स की बात चल रही है। तो ये लाइट के सोर्स में बेटे, जब आपका ये एम्बुलेंस जब आ रहा है, तो जब पास में आएगा तब ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, और जब दूर जाएगा तो लगता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द देयर इज apparent relative motion। relative motion जब होगा बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर पास में आएंगे तब फ्रीक्वेंसी बढ़ा, और जब दूर जाएंगे तब फ्रीक्वेंसी घटेगा, इस तरह से। तो ये इसका मतलब होता है, राइट। तो इसीलिए हमने डॉपलर्स इफेक्ट, ये डॉपलर्स इफेक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था ब्लू शिफ्ट, एक होता है रेड शिफ्ट। ब्लू और रेड में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बोलो। ब्लू और रेड, इनमें फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? ब्लू का कि रेड का? ब्लू। ब्लू का ज्यादा है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, हाँ सही है, ब्लू का ज्यादा है, सही बात है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है बेटे, तब आपको दिखाई देता है कि द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट शिफ्ट टुवर्ड्स ब्लू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाता है तो उसको ब्लू शिफ्ट ऐसा कहा जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी आपका घट जाता है तो उसको रेड शिफ्ट ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। सो the light waves are electromagnetic waves, they do not require medium for the propagation, है ना। and Doppler effect in light is symmetric, है ना। it depends only on the relative velocity of the source and observer measured relative to the medium। स्पीड कांस्टेंट है, ये सब ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। तो क्या फॉर्मूला है इसका, देखिए। सो इट सेज, ये न्यू डैश, ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए बेटे, न्यू डैश इज इक्वल्स टू
न्यू इंटू 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी आर अपॉन सी होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या है देखिए, तो इस फॉर्मूले में हमें कहा गया है कि वी आर जो है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जरा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए जो वी आर आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस वी आर इज नथिंग बट इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है ये? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स with respect to observer। ठीक है, तो इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और c क्या है? तो c को भी हमें लिखना पड़ेगा। c, व्हाट इज c? इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हमें पता है, 3 × 10⁸। और इसमें न्यू और न्यू डैश क्या है? व्हाट इज न्यू? दिस न्यू इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, एंड व्हाट इज न्यू डैश? ये जो न्यू डैश है ये क्या है? एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। एपेरेंट का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि इतना फ्रीक्वेंसी है। apparent frequency of light as observed by the observer। ऑब्जर्वर को इतना फ्रीक्वेंसी उसका लगा, इसको कहा जाता है apparent frequency। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वी आर अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी है, राइट, वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। सी क्या है बेटे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। What is new? It is the original frequency of the light, and this is apparent frequency of the light। Clear? इस तरह से तो बहुत बढ़िया है। तो ये समझ में आया बेटे? ठीक है, ग्रेट। सो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि apparent frequency न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू, ये न्यू मतलब ओरिजिनल, इनटू 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी आर बाई सी होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस क्यों आया? यहां पर प्लस माइनस क्यों आया? तो जब ये देखा गया कि जब आप सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कम होता है, व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो हमें प्लस यूज करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर तो आपको माइनस यूज करना है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो प्लस कब यूज करना है, माइनस कब यूज करना है, ये समझ में आया? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि प्लस साइन आपको यूज करना है फॉर अप्रोचिंग ईच अदर। ठीक है, अप्रोचिंग ईच अदर जब होगा तब हम पॉजिटिव को यूज करेंगे, और माइनस कब यूज करेंगे आप? नेगेटिव वाला, इसको कब यूज करेंगे आप? व्हेन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर की बात जब करेंगे तब इस तरह से हमें इसको लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी upon under root 1 minus VR upon C whole square, that is the formula to find the apparent frequency in Doppler's effect in light।
आगे बढ़े अभी। तो अब ये इसको मिटा देते हैं पूरा। लेट्स गो अहेड। सो नाउ अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे बेटे, तो जब वी आर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सी, जब रिलेटिव वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में बहुत कम रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सी, सी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है बेटे। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है ना। तो ये जब होगा तब जो आपका डिनोमिनेटर था 1 माइनस वी आर अपॉन सी होल स्क्वायर, तो उसमें वी आर अपॉन सी बहुत छोटा हो जाएगा, और वी आर अपॉन सी का स्क्वायर कर देंगे तो और भी छोटा चीज आएगा, ये समझे। और इसीलिए 1 माइनस दैट ब्रैकेट का स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 1, और इसीलिए अंडर रूट 1 विल बी 1। तो इसीलिए आपका फॉर्मूला बनेगा बस इतना ही। ठीक है, ये समझा क्या? सबको नहीं समझा? ये इसको मैं बता दूं यहाँ पर, देखिए ये कहता है कि जब वी आर बहुत छोटा होगा तो वी आर अपॉन सी जो है ये बहुत छोटा होगा, इट इज एक्चुअली स्मॉल वैल्यू, है ना, 0.0 कुछ तो ऐसा रहेगा वो। अब अपना जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में याद है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी आर अपॉन सी का होल स्क्वायर था। तो ये वी आर अपॉन सी जो है ये अगर बहुत छोटा है तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, 1 माइनस स्मॉल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 बिकम्स इक्वल्स टू 1। तो ये ऊपर वाला ही बस रहेगा, इसके नीचे वाला पूरा 1 हो गया, इसलिए ये आंसर आया। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आपका ये न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम कि ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, सी बाय लैम्डा डैश, पता है ये। तो सी अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी। ये समझा सबको? ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला याद है ना सबको, V इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो C इक्वल्स टू एन लैम्डा, वही फॉर्मूला है वो, है ना। जैसे V इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो V की जगह पर क्या आएगा? C इक्वल्स टू एन की जगह न्यू लैम्डा। V मतलब वेलोसिटी, तो C मतलब वेलोसिटी, n वहां पर फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, एक ही तो बात है। नहीं समझे? वेव से आया था फॉर्मूला ये। तो यहाँ पर c अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा 1 प्लस वी आर अपॉन सी। क्लियर? और अब इसको आगे बढ़ा के फिर बोल सकते हैं
n कैंसल हर जगह, n जब कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से ये आएगा, ठीक है। इसके लिए भी मैं बता देता हूँ ये कैसे आया, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसमें n कैंसिल हुआ दोनों साइड में, ठीक है, ये समझाना, n इज कैंसल्ड। तो n कैंसिल होने के बाद अब ये ऐसा बचा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी, ऐसा है, ठीक है जी। इसमें अगर आप ऐसा कर दोगे, इसको आप लिखो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, तो बस एक कंपोनेंडो करने की जरूरत है। तो मैं अगर लिख दूं इसको, उल्टा करना पड़ेगा पहले, तो लैम्डा बाई लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये होगा सी प्लस माइनस वी आर अपॉन सी, तो उल्टा बनेगा सी अपॉन सी प्लस माइनस वी आर, फिर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाई लैम्डा दैट शुड बी इक्वल्स टू सी माइनस सी प्लस माइनस वी आर डिवाइड बाय सी प्लस माइनस वी आर, इस तरह मतलब अपॉन सी। और इसलिए ये डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू वी आर अपॉन सी। ये सबको समझा क्या, बोलो। समझा क्या किया हमने, पहले इसको उल्टा कर दिया बेटे। ये ये जो लैम्डा था, ये वाला लैम्डा, इसको इधर भेज दो, ऊपर भेज दो, तो क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू 1 प्लस वी आर अपॉन सी। फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये सी ऊपर चला गया, तो सी प्लस माइनस वी आर अपॉन सी। तो उल्टा जब करेंगे तो लैम्डा डैश ऊपर लैम्डा नीचे, तो लैम्डा डैश ऊपर लैम्डा नीचे इक्वल्स टू ये सी ऊपर और सी प्लस माइनस वी आर नीचे, समझा ये। और फिर कंपोनेंट कर दिया, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू ये सी माइनस सी प्लस माइनस वी आर अपॉन सी लिखा हमने। अपॉन सी इसलिए लिखा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन किया है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा है। वैल्यू बहुत जब छोटे होते हैं तो ये अप्रोक्सीमेशन चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आया वी आर अपॉन सी। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं हम। तो डेल्टा लैम्डा एक इम्पोर्टेंट टर्म बन गया ना, ये डेल्टा लैम्डा एक इम्पोर्टेंट टर्म बन गया हमारे पास, ठीक है। सो डेल्टा लैम्डा से अब डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी आर अपॉन सी, क्यों भाई। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट सोर्स, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, डेल्टा लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ एंड लैम्डा इज द ओरिजिनल वेवलेंथ। ठीक है। तो कभी कभी आपको परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ वगैरह ऐसा बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब रेड शिफ्ट की बात करते हैं फिर से।
पहले ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी यहाँ पर समझेंगे रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या होता है। जब ऑब्जर्वर और लाइट सोर्स मूव अवे करते हैं एक दूसरे से, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, then the apparent wavelength will increase and shift towards red color। ध्यान से सुनो इसको। ऑब्जर्वर और लाइट सोर्स जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है बेटा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। ठीक है, एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, एक दूसरे के पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, इसको याद रखना होगा आपको। ठीक है, ठीक है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के पास आएंगे, टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर अगर है, सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बेटे। ठीक है, तो टुवर्ड्स ईच अदर के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अवे फ्रॉम ईच अदर के लिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। तो फ्रीक्वेंसी जहां पर डिक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी अगर घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अब रेड का फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो रेड का फ्रीक्वेंसी कम होगा तो क्या होगा, वो अगर कलर जो भी लाइट जो इमिट कर रहा है उसका विजिबल कलर जो भी होगा वो रेड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी आंखों को कौन सा कलर दिखता है, हमारी आंखों को बस ये विबग्योर वाले कलर्स ही तो दिखते हैं। इसके अलावा वॉयलेट से ज्यादा या फिर रेड से कम जिनका फ्रीक्वेंसी है, क्या वो रेज हमारे आंखों को दिख पाएंगे, नहीं दिख पाएंगे। इसलिए तो इसको विजिबल रेंज कहा जाता है बेटे, क्या कहा जाता है, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज का मतलब होता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी हमें विजिबल है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी विजिबल नहीं है। तो सही बात है कि इस तरह से ये हमारे रेड शिफ्ट का मतलब हुआ कि जब मूव अवे करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर, इसी को रेड शिफ्ट कहा जाता है। आगे बढ़े, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ब्लू शिफ्ट, अब ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, इफ एन ऑब्जर्वर एंड लाइट सोर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, लिख रहे हो ना सब लोग कि बस देख रहे हो मूवी, मूवी नहीं देखना है यहाँ पर, लिखना है। ठीक है, लिखना है भाई, लिखना है, बस देखना नहीं है।
जी हाँ, तो इसमें मूव टुवर्ड्स ईच अदर, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कौन बोलेगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, अपेरेंट वेवलेंथ विल डिक्रीज एंड शिफ्ट टू द ब्लू कलर की तरफ ये मूव होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम। ठीक है, समझ में आया ये? इसको लिख लो, if the observer and light source move towards each other, if observer and light source move towards each other, then the apparent wavelength will decrease, then the apparent wavelength will decrease and shift to blue color. इसमें देखिए बेटे, अब यहां पर आपको बोला गया है कि ये जो रोटेटिंग स्टार होता है, ओके, तो रोटेटिंग स्टार का एक पोर्शन जो आपसे दूर जा रहा है, रोटेटिंग स्टार का एक जो पोर्शन है वो दूर जा रहा है बेटा, और एक जो पोर्शन है वो पास आ रहा है। ठीक है, एक पोर्शन दूर जा रहा है, एक पोर्शन पास में आ रहा है। तो इस तरह से जब लाइट, जो दूर जा रहा है पोर्शन इस स्टार का, तो उसका कलर कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? रेड। और जो आपके पास आ रहा है वो आप देखोगे कि ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जो दूर जा रहा है वो रेड, रेड शिफ्ट, एंड जो पास में आ रहा है वो ब्लू शिफ्ट। तो इसलिए स्टार्स भी आपको इस तरह से रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में नजर आते हैं, रोटेटिंग स्टार्स। ठीक है, राइट। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं बेटे। इसका एप्लीकेशन ये है, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग और अप्रोचिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज। कभी कभी न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में बताते हैं ना हमें कि ये पर्टिकुलर जो मीटियोर है तो ये अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ को तबाह कर देगा, ऐसा जब बोलते हैं हम, तो ये कैसे पहचाना जाता है? सो इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। तो कोई स्टार अगर हमारे पास आ रहा है तो अप्रोच में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो हमें उसका कलर ब्लू की तरफ नजर आता है। लेकिन अगर कोई स्टार रेड नजर आ रहा है तो रेड का मतलब वो दूर जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, सो देखिए, सो डॉपलर शिफ्ट ड्यू टू स्टेलर वोबल। तो ये यहाँ से टेलीस्कोप से अगर आप देखोगे तो अगर कोई स्टार जो है वो दूर जा रहा है, मान लो, तो दूर जा रहा है तो वो रेड उसका वेवलेंथ हमें नजर आएगा, और अगर कोई ब्लू दिख रहा है मतलब वो पास आ रहा है, ये इसका मतलब होगा। क्लियर? दूसरा, टू मेजर द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द सन, हम सन का रोटेशन का स्पीड ढूंढ सकते हैं इसी मेथड से, by calculating the wavelength of the light which is received।
सन से जो भी लाइट हमें रिसीव होती है उसकी वेवलेंथ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ से तुरंत हमें पता चलेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। उसका फ्रीक्वेंसी पता चलेगा तो कितना वो स्पीड से चल रहा है वो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिए। सो द सन शोज डिफरेंट इंटेंसिटीज, ये डिफरेंट इंटेंसिटीज है। तो ये इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करके बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हो what should be the speed of the rotation. While rotating, one edge of the sun approaches the earth and the other is moving away. तो एक अप्रोच करता है, दूसरा मूविंग अवे करता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्यों भाई? इस तरह the spectrum of both the edges is matched with the spectrum of the earth. तो ये जो दो एजेस है इनका स्पेक्ट्रम अर्थ के स्पेक्ट्रम से मैच किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा कितना वेवलेंथ इमिट कर रहा है। ठीक है। Hence we can find the rotational speed of the sun which is approximately 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो है ना इंटरेस्टिंग? सन का रोटेशन का जो स्पीड है, सो सन का रोटेशन का स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 kilometers per second is the speed of rotation of the sun, right? तो चलिए हमने ये डॉपलर्स इफेक्ट के एप्लीकेशंस को पढ़ा। ये तीसरा एप्लीकेशन है बेटे, लेकिन